अध्याय 12 इलायची के फूल। हुआंग जीहे ने आसमान की ओर देखा, अपनी जीभ की नोक को जोर से काटते हुए दर्द का उपयोग करके खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी छाती में दर्द को कम करने के लिए सांस लेने की कोशिश की। वह बार बार वेई शी मिन की मौत, राजकुमार के घोड़े से गिरने की दुर्घटना और राजकुमारी के सपने के बारे में सोचती रही। इन तीनों चीजों के बीच आम जमीन खोजने की कोशिश करती रही ताकि वू जुआन के बारे में विचारों को दूर किया जा सके। जब वह चिनार के पेड़ के नीचे छोटे रास्ते से गोल दरवाजे तक गई तो वह शांत हो गई थी। कम से कम बाहर से वह हमेशा की तरह शांत दिख रही थी। थुई चाओ दरवाजे के सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करने के लिए चली गई। राजकुमार का कमरा 2वी गार्डन में है। इस नौकर को नपुंसक को वहां ले जाने दो। धन्यवाद। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। थुई चाओ मुस्कुराया और आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। एक गेट के पास आकर वह उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे वह आगे की सड़क की ओर मुड़ गई। हालांकि वह हवेली की सड़कों से परिचित नहीं थी, होआंग तुहा को स्पष्ट रूप से पता था कि उसने एक चक्कर लगाया है। बंद गेट की ओर देखते हुए उसने लापरवाही से पूछने का नाटक किया, वह जगह कहाँ है? यह क्यों बंद है? थुई चाओ ने झिझकते हुए कहा, वह ट्राई कैम गार्डन है। अंदर बहुत सारे केले और आइरिस हैं। गर्मियों की धूप से बचने के लिए यह सबसे सुविधाजनक है, लेकिन पिछले महीने से हर आधी रात को वहां रोने की आवाज आती थी। हर कोई कहता था। थुई चाओ ने चारों ओर देखा। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, उसने अपनी आवाज बहुत धीरे से कम कर दी। सभी ने कहा कि कुछ अशुद्ध था। राजकुमारी ने फिर किसी को ताओवादी पुजारी को बुलाकर जादू करवाया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता था कि इसे खोलने से पहले 10 साल की नाराजगी को दूर करना होगा। राजकुमार हाँ को भूत प्रेत और देवताओं पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर घुमाकर ट्राई कैम गार्डन की ओर देखा और याद करने की कोशिश की। टुकवी गार्डन, वह जगह जहां राजकुमार की पत्नी रहती थी, ज्योतिष के पौधों से भरा हुआ था। फूलों के मौसम का मध्यकाल था। फूल गुच्छों और झाड़ियों में खिल रहे थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दामाद थोई थुएन ट्रम के साथ बातचीत कर रहा था जब उसने नौकरानी को उसे अंदर ले जाते हुए देखा और कहा, हिजड़ा डुओंग, हम कल के फुटबॉल मैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपकी कुशलता बहुत तेज है। क्या हम किसी दिन फिर से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? राजकुमार हाँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस नौकर की हिम्मत नहीं है। दामाद वह है जो यार्ड में सक्रिय है, जिससे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। थोई थुएन ट्रम ने संदेह से भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या? हिजड़ा डुओंग गुलदाउदी खेलने में बहुत अच्छा है। मैं सचमुच इसे नहीं देख सकता। आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते, वेई बाओहांग ने हंसते हुए कहा। मूल रूप से जब वांग यू ने मुझे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तो मैंने कहा, झू जी किन सिर्फ एक नौसिखिया है। उस बड़े आदमी झांग हैंग अनह के पास सवारी करने के लिए घोड़ा भी नहीं है। और यहाँ तक कि नपुंसक यांग ने कहा, अगर मैं उन तीनों से अकेले लड़ूं तो मुझे डर है कि यह बहुत बड़ा खतरा होगा। कमांडर वांग के साथ सेना में शामिल होना तो दूर की बात है, यह वास्तव में कमजोरों को धमकाना है। हाँ, मुझे अंत में उनसे हारने की उम्मीद नहीं थी। थोई थुएन ट्राम ने लगभग अपना जबड़ा खोल दिया। क्या कल का मैच इसलिए नहीं रोकना पड़ा क्योंकि दामाद के घोड़े को कुछ हो गया था? ओह ठीक है, हारना तो हारना ही है। इसके अलावा राजकुमार क्वी भी लड़ाई में है। क्या मैं अब भी लड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ? ऐसा कहकर वह हुआंग तू हाँ की ओर देखकर मुस्कुराया, जिसकी बात कर रहा हूँ। नपुंसक डोंग की प्रतिष्ठा इतनी महान है कि वह तीनों राजकुमारों को अपनी ओर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम नहीं है।
इस पूरी राजधानी में नपुंसक पहला व्यक्ति है। इस नौकर की हिम्मत कैसे हुई? राजा केवल इसलिए युद्ध में जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका प्रतिद्वंद्वी राजकुमार पत्नी है। इस नौकर में वह गरिमा नहीं है। हुआंग तुहा ने तुरंत जवाब दिया। यह अफसोस की बात है कि इस बार मैंने सचमुच अपना मान खो दिया। आधे रास्ते में घोड़े से गिर गया। सारी सालों की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, वी बाओ होने का चेहरा अभी भी उज्ज्वल था। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली ताकि वे देख सकें। देखा, उनके शरीर पर सबसे बड़ा घाव 2 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा एक खरोंच था। थोई थुएन ट्राम नाराज भी था और खुश भी। उसने अपनी कोहनी थपथपाई। बस करो, असली आदमी। थोड़ी सी खरोंच और तुम्हें दवा लगानी पड़ेगी, बेशर्म। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे शरीर पर निशान होना ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पर निशान है तो तुम राजकुमार की पत्नी नहीं रह सकती। वह अहंकार से बोला। फिर हुआंग तुहा से कहा, कल मैंने बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं पाया। हिजड़े ने कहा कि जिस घोड़े को मैं लापरवाही से आगे बढ़ा रहा था, वह कब मारा गया? मैं इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने का कोई मौका नहीं है। अभी हमारे पास कोई सुराग नहीं है। शायद हमें आगे जांच करनी होगी। राजकुमार हा ने फिर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या राजकुमार पत्नी के आसपास कोई उल्लेखनीय चीज या व्यक्ति है? वी बाओ होने ने भौहें सिकोड़ी और जवाब देने से पहले काफी देर तक सोचा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हुआंग तुहा अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसने अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, ओह हाँ, मैं हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय है। कौन? हुआंग तुहा और थोई थुआन ट्राम ने जल्दी से पूछा। एक नपुंसक, एक नाजुक दिखने वाला और छोटा कद वाला, लेकिन जादू में उसकी प्रतिभा लेफ्ट जिनवू गार्ड के लोगों से भी ज्यादा है। यह सबसे अजीब चीज है जो मैंने हाल ही में देखी है। महाराज, मजाक करना बंद करो। राजकुमार हा ने मुस्कुराकर कमरे में घूमने के लिए खड़े हो गए। अचानक उन्होंने दीवार पर लटकी एक सुलेख पेंटिंग देखी, जिसमें एक चमकदार लाल जायफल की शाखा को हरे पत्तों की एक जोड़ी के साथ दर्शाया गया था, जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। डू म्यू की कविता के शीर्षक के आगे 13 साल की उम्र में उसका शरीर सुंदर था। फरवरी में इलायची खिलना शुरू ही हुई थी। यंगझौ से 10 मील दूर वसंत की हवा बह रही थी। पर्दा उठाकर देखा तो सब कुछ बहुत पीछे था। इलायची एक अदरक का पौधा है, जिसमें एक उंगली जितनी बड़ी प्रकंद, एक सपाट आधार, लंबी पत्तियां और अंडे के आकार का फल होता है, जिसका उपयोग दवा और मसाले के रूप में किया जाता है। इलायची शब्द का प्रयोग अक्सर 13 या 14 साल की लड़की की तुलना करने के लिए रूपक के रूप में किया जाता है। यह रूपक ऊपर दी गई कविता से लिया गया है। हुआंग तुहा ने शिलालेख को देखा और खुद को यह कहने से रोक नहीं पाए, दामाद वाकई सुलेख और चित्रकला दोनों में माहिर हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, सुलेख और पेंटिंग? जब मैं इंपीरियल अकादमी में था तो मैं पेड़ों पर चढ़ने और पक्षियों को पकड़ने के लिए तू तान के साथ कक्षा छोड़ देता था। वी बाओ होने ने अपना हाथ हिलाया। क्या यह सब मेरे पिता मुझे मजबूर नहीं कर रहे हैं? थोई थुएन ट्रम ने भी अपनी जीभ चटकाई। इस अधिकारी को यह कविता वाकई पसंद है। 13 या 14 साल की एक युवा महिला, जिसकी शाखा के शीर्ष पर इलायची का पेड़ है, वास्तव में युवा और शुद्ध लोगों के दिलों को छूती है। वी बाओ होने ने अपनी आंखें चौड़ी की। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस साल की मैडम खांसी मुझसे 3 साल बड़ी है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा एक पवित्र और जवान लड़की रहोगी। राजकुमार हा ने उन दोनों में से किसी पर भी ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, बस पेंटिंग को देखते रहे।
राजकुमार ने जो इलायची की टहनी बनाई है वह इतनी सुंदर है। पूरी कविता में 2 शब्द इलायची सबसे सुंदर लिखे गए हैं। वी बाव होने की अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। थोई थुआन ट्राम ने फिर से प्रशंसा की। यूनुच डोंग सुलेख और चित्रकला में भी जानकार है। उसका अवलोकन बहुत तेज है। मेरे पिता ने मुझे भी पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने केवल 2 साल तक पढ़ाई की। तीनों में से राजकुमार हाँ ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने काम के प्रति दृढ़ रवैया बनाए रखा। और फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या राजकुमार पत्नी वेई शी मिन को जानते हैं? तुम्हारा मतलब है वह जिसे स्वर्ग से दंड मिला था? वी बाव होने ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे पता है। वह हर दिन राजकुमारी की सेवा करता है। वह छोटा है और हमेशा झुकता है और अपने घुटनों को मोड़ता है, कुत्ते की तरह दिखता है। इसका एकमात्र लाभ यह है कि मालिक इसे किसी को काटने के लिए कहता है और यह बहुत आज्ञाकारी होता है। उसका तिरस्कारपूर्ण स्वर सुनकर हुआंग तुहा ने पूछा, लगता है आप भी अच्छे इंसान हैं? यह काम करता है। यह इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि लोग अवाक रह जाते हैं। वी बाव होने मंद मंद मुस्कुराए। कुछ महीने पहले कुछ हुआ था। आप लोगों को पूछने पर अवश्य पता चल जाएगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने इसे दबाने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाए होते, तो मुझे डर है कि राजकुमारी और राजकुमारी के महल की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई होती। हुआंग तुहा और कुई थुआन ट्राम ने एक दूसरे को देखा। कुई थुआन ट्राम ने पूछा, क्या हुआ? इसका मामले से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामले से संबंधित है। यदि यह आवश्यक न हो तो कृपया इसे बाहर न फैलाएं, अन्यथा इससे राजकुमारी के भवन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। वी बाव होने ने निर्देश दिया। फिर एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी और विचार किया। फिर कहा, महल में मोमबत्तियां हमेशा लू परिवार की धूप और दीपक की दुकान द्वारा प्रदान की जाती हैं। पिछले महीने बूढ़े लू को कुछ काम था, इसलिए उसने अपनी बेटी को सामान पहुंचाने के लिए भेजा। नतीजतन उस आम आदमी की बेटी नियमों को नहीं समझ पाई और समय रहते राजकुमारी से बच नहीं पाई, और गलती से उसकी पैंट पर पैर रख दिया और उसे गंदा कर दिया। थोई थुएन त्राम ने अचानक कहा, इतनी छोटी सी बात है, राजकुमार को चिंता करने की क्या जरूरत है? यह मूल रूप से एक छोटी सी बात थी, लेकिन वेई शी मिन के हाथों की बदौलत यह एक बड़ी बात बन गई। राजकुमारी ने वेई शी मिन को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को खुश करने के लिए उस लड़की, इस वेई शी मिन को अनुशासित करे, फिर उसे तब तक मारे जब तक वह बेहोश न हो जाए, फिर उसे सड़क के कोने पर फेंक दे। परिणामस्वरूप उस पर एक बदमाश ने हमला किया। उसका नाम क्या था? मुझे लगता है कि हर कोई उसे सुन मांग कहता था। वह 40 साल से अधिक उम्र का बदमाश था, जिसके पूरे शरीर पर घाव थे। जो भी उसे देखता था उसे घिन आती थी। उस छोटी लड़की को बेहोश देखकर उसने फिर वी बाव होआंग दयनीय लग रहा था। थुई थुआन ट्राम की आंखें चौड़ी हो गईं। केवल होआंग तुहा ने शांति से भौहें सिकोड़ी। लू परिवार की धूप की दुकान? हाँ, मैंने सुना है कि बूढ़ा लू हमेशा अपनी बेटी को नीची नजर से देखता था, और यह बात काफी फैल चुकी है। उसे लगता है कि वह परिवार को बदनाम कर रही है, इसलिए उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सुना है कि छोटी लड़की ने जंगल में अपना शरीर छोड़ दिया। ओह! राजकुमार हाँ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो बूढ़े लू के बारे में क्या? ईमानदारी से कहूँ तो उसके जैसे कायर से मिलना सौभाग्य की बात है। मैंने इस मामले को दबाने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, यहाँ तक कि लू परिवार को 200 टैल चांदी भी दी और किसी को उस बदमाश सन को पीटने के लिए भेजा। तब जाकर बूढ़े लू ने आभार महसूस किया और उसे जाने दिया। थोई थुएन त्राम ने आह भरते हुए कहा, वह बूढ़ा आदमी वास्तव में कायर है।
क्या वह बदला नहीं लेगा? अधिकारी के अनुसार वेई शी मिन की मौत जाहिर तौर पर उसी मोमबत्ती से हुई जो उसने बनाई थी। वी बाओ होने ने अपने हाथ फैलाए। इसे ही स्वर्ग की सजा कहते हैं, अन्याय का बदला। अंत में बूढ़े लू द्वारा बनाई गई मोमबत्ती ने वेई शी मिन को जलाकर मार डाला। क्या यह एक महान अंत नहीं है? थोई थुएन ट्रम ने दुखी होकर उत्तर दिया, यदि राजकुमारी इस तरह सोच सकती है तो यह बहुत अच्छा होगा। राजकुमारी के भवन से निकलते हुए थोई थुएन ट्रम ने उससे पूछा। यूनुच डोंग आगे कहा, जाने की योजना बना रहा है। यह नौकर सोचता है कि हमें निश्चित रूप से लू परिवार की धूप और दीपक की दुकान पर जाना चाहिए। उम्मा, चलो साथ साथ चलते हैं। राजकुमार हाँ ने अपना सिर हिलाया। युवा स्वामी, यदि आप आधिकारिक वर्दी पहनकर आएंगे तो लोग आपको तुरंत पहचान लेंगे। बेहतर होगा कि पहले इस नौकर को जाने दिया जाए और पूछताछ की जाए। अगर कुछ संदिग्ध लगे तो उसे पूछताछ के लिए दाली मंदिर भेज दिया जाए। यह बहुत अच्छा है। थोई थुएन ट्रम ने समय देखा और जल्दी से कहा, आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी पत्नी ने कहा कि वह खुद रसोई में जाएगी। मुझे जल्दी से घर जाना है और उसका बनाया खाना खाना है। ऐसा लगता है कि मैं देर से जा रहा हूँ। युवा मास्टर थोई, अपना समय ले। होआंग तुहा ने देखा कि कुई थुआन ट्राम की गाड़ी आगे चली गई, फिर तुरंत एक और गाड़ी को इशारा किया। सौभाग्य से स्वर्ग दयालु था, उसके पास अभी भी जांच के लिए पैसे थे जो उसने पिछली बार लीथू बाग से लिए थे, और उसे वापस करने के लिए समय नहीं था। अन्यथा वह गाड़ी किराए पर लेने के लिए पैसे कहाँ से लाती? सीधे चूतू तान के घर की ओर भागा। निश्चित रूप से वह घर में खुद को बंद करके हड्डियों पर शोध कर रहा था। सुंग को, जल्दी यहाँ आओ। चूतू तान ने शेल्फ पर रखी खोपड़ी की ओर इशारा किया और खुशी से कहा, यहाँ आओ और मेरी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि देखो। राजकुमार हाँ ने आह भरते हुए कहा, मैं आपको खोजने आया हूँ। युवा स्वामी, मुझे कुछ चर्चा करनी है। अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ आइए। यह कहते हुए उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली और उसे घर के अंदर खींच लिया। वह लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गई और पहली नजर में ही शेल्फ पर एक सिर देखकर वह चौंक गई। एक असली इंसान की तरह। हाँ, यह वैसा ही है जैसे पिछली बार मैंने अपना हाथ ठीक किया था, लेकिन मेरे चेहरे पर मांसपेशियां और नसें बहुत ज्यादा हैं। यह पहली बार है जब मैं ऐसा करने में सक्षम हुआ हूँ। अरे अरे, हिजड़े, क्या तुम्हें लगता है यह चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? क्या अभी भी इसकी आदत नहीं है? यह चेहरा रानी वोंग से मिलता जुलता है। राजकुमार हाँ ने मन ही मन सोचा। जब मैंने इस खोपड़ी को हाथ में लिया तो मुझे पता था कि यह बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी सुंदर होगी। चूतू तान ने शेल्फ पर रखे सिर को सहलाया और आश्चर्य से कहा। होआंग तू हाँ ने एक पल सोचा और अचानक पूछा, तुम्हें यह सिर कहाँ से मिला? बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने वित्त मंत्रालय में अज्ञात शवों को दफनाने के प्रभारी व्यक्ति से इसे ढूंढने के लिए कहा। हम्मा, यह गैरकानूनी है, आप किसी को नहीं बता सकते। एक दिन नहर से सिरविहीन शव बरामद करने से पहले वह चुपके से यह शव मेरे पास लाया और कहा कि किसी को यह घास में मिला है। अरे यार, उस समय तो यह अभी भी खून से लथपथ था। यह बहुत घिनौना लग रहा था, लेकिन सारा मांस छीलने के बाद मैंने पाया कि यह खोपड़ी बहुत सुंदर है ना हिजड़े? राजकुमार हाँ ने तुरंत बड़ा थैला पकड़ लिया, सिर को अपनी बाहों में लपेट लिया और कहा, युवा मास्टर चू, मुझे यह सिर ले जाना होगा। हाँ? क्यों? अब और मत पूछो। उसने जल्दी से बहाल सिर को अपने बैग में ठूंस लिया और जल्दी से कहा, मैं इसे ले जाऊंगी। युवा स्वामी, बाद में दूसरा ढूंढ लेना। ओह ओह,
चोंगो, इतना निर्दयी मत बनो। यह सबसे सुंदर सिर है जो मैंने जन्म के बाद से कभी देखा है। यह मेरे दिल में एकमात्र है। हिजड़े, इसे मत ले जाओ। झू जी किन ने बैग को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, चोंगो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। जरा सोचिए, पिछली राजकुमारी वाले केस में तो मैं हिजड़े के लिए इधर उधर भागती रही, लाश निकालने से लेकर कब्र खोदने तक। मुझ में ताकत थी, भले ही मुझ में पुण्य न था, लेकिन हिजड़े का क्या? अभी भी मुझे सच नहीं बता रहे। मुझे पता है कि ताबूत में रखा शव वोंग नुओक का नहीं है, फिर भी वोंग परिवार ने बिना कोई शिकायत किए उसे दफनाने के लिए लांग गिया वापस क्यों लाया? इसके अलावा इस मामले में असली दोषी कौन है? उस पुरुष ने यह कैसे किया? मुझे कुछ नहीं आता। चोंगो, थोड़ा और निर्दयी बनो। कोई बात नहीं, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, लेकिन कृपया यह सिर मेरे पास छोड़ दो। कृपया। हिजड़े, क्या मैं अपना सिर तुम्हारे सिर के साथ बदल सकता हूँ? होआंग तुहा ने उसे रोते और शिकायत करते हुए सुना, इसलिए उसने आह भरी और धीरे से कहा, तुतान, यह सिर शायद मेरे एक परिचित की बेटी का है। बचपन में ही उनकी माँ ने उन्हें त्याग दिया था। उनका जीवन बहुत दयनीय था और उनकी मृत्यु भी बहुत दुखद थी। इतनी सुंदर लड़की को अपने पति से अलग होना पड़े, क्या तुम सहन कर सकोगे? मुझे उसे दफनाने के लिए घर ले जाने दो। ठीक है, ठीक है। चू जी किन ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, आखिरकार अनिच्छा से उसका हाथ छोड़ दिया, उसे उदास नजरों से देखते हुए। अरे चोंगो, मैंने सुना है कि नपुंसक वर्तमान में राजकुमारी की हवेली में मामले की जांच कर रहा है। इस बार उसे निश्चित रूप से मुझे साथ लाना होगा। मैं आपके साथ इस पूरे मामले की जांच करना चाहता हूँ और मैं आपके सामने मामले को सुलझाने के लिए अपनी जन्मजात प्रतिभा और उन्नत तकनीकों का उपयोग करूँगा। बहुत बढ़िया, दरअसल मैं इसी कारण से तुम्हें ढूंढ रहा था। राजकुमार हा ने उसे संकेत दिया। पहले, क्या तुमने पिछली बार लाई गई मछली का परीक्षण किया है? यह कैसे हुआ? चू तुतान ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेशक, मैं अदालत में सबसे जिम्मेदार नौकर हूँ। वे सभी मछलियां जहर से मर गईं। यह कौन सा जहर है? मूल क्या है? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह पारा विषाक्तता जैसा प्रतीत होता है। चू तुतान ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया, फिर भौहें सिकोड़ी। अजीब बात है, मछली के तालाब में पारा कौन डालेगा? इस चीज को इधर उधर ले जाना असुविधाजनक है, लेकिन इसे झील में क्यों फेंकना? राजकुमार हा ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, चलो बस यही कहते हैं। अब युवा स्वामी, मेरे लिए कपड़ों का एक सेट ढूंढो, फिर हम लू परिवार की धूप और दीपक की दुकान पर जाएंगे। ठीक है, ए बट का शरीर हिजड़े के समान है, मैं उसे तुरंत लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में हुआंग तुहा चू तुतान के नौकर में बदल गया। दोनों ने पश्चिमी बाजार में लू परिवार की धूपबत्ती और दीपक की दुकान ढूंढ निकाली। दूर से उन्होंने एक शानदार साइनबोर्ड देखा जिस पर एक बड़ा लू अक्षर लिखा हुआ था। हुआंग जी हे और झू जी किन अगले दरवाजे पर चाय की दुकान पर रुके। झू जी किन पैसे के मामले में उदार थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने मेंगडिंग कैमलो, 4 प्रकार के कैंडीड फल और 8 प्लेट स्नैक्स का ऑर्डर दिया। उन्होंने चाय वेटर को भी उदारता से टिप दी, जिससे वह इतना खुश हुआ कि उसने अन्य मेहमानों को अनदेखा कर दिया और उनके लिए चाय गर्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन केकड़े जैसी आंखों को देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? चू तुतान ने हुआंग तुहा को आग से उठते बुलबुले देखने के लिए अपने पास खींचा। ओह, कितने सारे बुलबुले हैं, चोंगो, ये देखो, पिछली बार मैंने किसी के मुंह से इस तरह खून का झाग निकलते देखा था। हिजड़े,
अनुमान लगाओ कि व्यक्ति के आंतरिक अंगों में कहाँ चोट लगी है। होआंग तुहा ने जल्दी से चू तू टैन की कमर को धक्का दिया, उसे आगे बोलने से रोक दिया। चाय उबालने के बाद नौकर उसे ले आया और उन दोनों के लिए चाय डाली। मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक की नज़र बहुत तेज है, उसने मुझे तुरंत चुन लिया। मैं 10 साल से अधिक समय से चाय परोस रहा हूँ। इस दुकान में कोई भी मेरी कुशलता का मुकाबला नहीं कर सकता। होआंग तुहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप यहाँ केवल 1 दर्जन वर्षों से हैं। अरे, क्या आप सड़क के उस पार वह धूप बत्ती की दुकान देख रहे हैं? मैंने सुना है कि उनके परिवार का धूप बत्ती बनाने का पेशा 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसे हम पैतृक पेशा कहते हैं। वह परिवार बेजोड़ है। वे 4 पीढ़ियों से धूप बत्ती और दीपक बनाते आ रहे हैं। शायद 100 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, वरना उन्होंने तिएन फुक पैगोडा में बड़ी मोमबत्ती उन्हें बनाने के लिए क्यों दी? चू तू तान ने पलकें झपकाईं। फिर भी उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना चाय का कप उठाया और पीने लगा। लेकिन मैंने सुना है कि परिवार की वंशावली केवल 4थी पीढ़ी तक ही पहुंच सकती है। बूढ़े लू का कोई बेटा नहीं है। वास्तव में केवल एक बेटी होना एक अंत माना जाता है। इसके अलावा यह हुआ। गपशप करते हुए चायवाला उत्तेजित हो गया, क्या तुम दोनों ने सुना है? उसने अपनी बेटी को भगा दिया। अरे यार, अगर लड़की भी हो तो भी तुम्हें उसे ऐसे नहीं रौंदना चाहिए। जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? होआंग तुहा ने उत्साहित होने का नाटक करते हुए पूछा, मैंने सुना है कि उसने अपनी बेटी को उस कमीने टोन के कारण भगा दिया था। यह सही है। टोन एक खुजली से पीड़ित, बदसूरत और बीमार आदमी था, 40 साल से ज्यादा उम्र का और अभी तक अविवाहित। सड़क पर दूसरे लोगों की लड़कियों को देखकर वह एक बदमाश की तरह व्यवहार करता था। इतना ही नहीं, उसने हर जगह अपनी बड़ाई भी की, जिससे राजधानी में सभी को पता चल गया। क्या यह उसे मौत के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? चू तू तान को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी दयनीय होगी। वह इतना आश्चर्यचकित था कि उसके हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। उसने सड़क के उस पार अगरबत्ती की दुकान की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह बूढ़ा लू है जो मोमबत्तियां बनाता है? होआंग तुहा ने शांतिपूर्वक पूछा। बूढ़ा लू उस खुजलीदार टोन को कठोर दंड देने के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट क्यों नहीं करता? इसका जिक्र करना बंद करो। क्या हर कोई इसके लिए उसे कोस नहीं रहा है? पैसे लेने के बाद वह चुप रहा और अपनी बेटी को भी गंदा गंदा कहकर घर से निकाल दिया। चायवाला अपना गुस्सा रोक नहीं सका, उसकी आवाज ऊंची हो गई। उस दिन हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया, फिर उसके सामने एक चाकू और रस्सी फेंक दी और उससे कहा कि वह मरने का अपना रास्ता खुद चुने, घर में मरकर उसे शर्मिंदा न करे। यह सुनकर चू तू तान ने मेज पर जोर से पटक दिया और गुस्से से डांटा, लानत है, वह दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने नहीं गया, बल्कि अपनी ही बेटी को इस तरह रौंद दिया। क्या वह अभी भी इंसान है? नौकर ने अपना सिर हिलाया। बेचारा, उसकी बेटी तिच हुई सड़क के बीच में घुटनों के बल बैठी रो रही थी, जब तक कि वह कई बार बेहोश नहीं हो गई, लेकिन उसने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। आप कहते हैं कि केवल 16 या 17 वर्ष की एक युवती को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हर जगह उसकी बदनामी हो रही है, हर जगह उसकी जांच की जा रही है। वह अत्यधिक दुखी है, फिर भी उसका जैविक पिता उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे सीधे घर से बाहर निकाल दिया। क्या यह अमानवीय कृत्य है? होआंग तुहा ऊपर से तो शांत था, लेकिन उसके सीने में क्रोध भरा हुआ था। उसने अपना गुस्सा रोकने की कोशिश की और पूछा, तो फिर उसकी बेटी कहाँ गई? वह 2 घंटे से अधिक समय तक तपती धूप में सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी रही, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला।
अंत में हम इसे सहन नहीं कर सके और उस खाई से बाहर निकलने ही वाले थे जहां वह गिरी थी, लेकिन उसने रस्सी पकड़ ली और लड़खड़ाते हुए पश्चिमी बाजार से बाहर निकल गई, यह नहीं जानते हुए कि वह कहाँ गई। ओह, अब हम नहीं जानते कि वह घने जंगल या पहाड़ों में कहाँ मर गई। चूतू तान इतना क्रोधित था कि वह बोल नहीं पा रहा था। काफी देर बाद उसने सड़क के उस पार धूप बत्ती की दुकान की ओर इशारा किया और जोर से कोसा, उस बूढ़े को उसका बदला जरूर मिलेगा। ओह माए, जो भी प्रतिशोध हो, कृपया जल्दी करो। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी एक बेटी थी। उसकी पत्नी भी बूढ़ी थी और बच्चे को जन्म देने के बाद रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई और केवल वही बेटी बची। टिचथुई बहुत आज्ञाकारी थी। 4 या 5 साल की उम्र में ही वह अपने पिता के कामों में मदद करने लगी थी। 7 या 8 साल की उम्र में ही वह जानती थी कि रसोई में कुर्सी कैसे लगानी है और कैसे खड़े होकर अपने पिता के लिए चावल पकाना है। उस बूढ़े आदमी के बारे में क्या? वह हर रोज बेकार लड़कियों को कोसने के लिए अपना मुंह खोलता है। जब भी वह दूसरे लोगों के परिवारों में बेटे होते देखता है तो उन्हें तब तक घूरता रहता है जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं निकल जाती। आप कहते हैं, त्रुओंगन शहर में लाखों लोग हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को इस बूढ़े व्यक्ति की तरह पागलपन की हद तक बेटे की चाहत रखते देखा है? अगर उस दिन उस पर बिजली गिर गई होती तो पड़ोसियों को आश्चर्य नहीं होता। चाय वाले ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए पानी लेने के लिए बाहर चला गया। फिर भी बुदबुदाते हुए बोला, हमारे पड़ोसियों को बस यही अफसोस है कि आसमान की आंखें नहीं हैं। टोन पिछले कई सालों से बीमार है। अगर टिचथुई अपनी चाल चलते समय भाग जाती तो वह निश्चित रूप से उसे पकड़ नहीं पाता। वह उसे कैसे पकड़ सकता था? चूतू तान गुस्से से उबल रहा था। उसने हुआंग तू हा की ओर देखा और देखा कि वह अपने होंठ काट रही है। उसके हाथ मेज के किनारे को कसकर पकड़े हुए हैं, उसकी नसें बाहर निकल रही हैं। वह चौंक गया और घबराहट में पूछा, क्या हुआ सुंग को? हुआंग तू हा ने कुछ सांसें ली, अंततः अपनी पकड़ ढीली की और जवाब देने के लिए अपनी आवाज कम करने की कोशिश की, मैं ठीक हूँ। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो इस हद तक महिलाओं को रौंदता हो, इसलिए मैं थोड़ा असहज हूँ। क्या तुमने सुना चाय वाले ने क्या कहा? क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? जब टिचथुई को उस बीमार, खुजली वाले आदमी ने पकड़ लिया था तो वह भाग क्यों नहीं गई? मेरा मानना है कि उसे संघर्ष करना चाहिए था और प्रतिरोध करना चाहिए था, या कम से कम चिल्लाना चाहिए था। राजकुमार हा ने मन ही मन सोचा, युवा स्वामी को कैसे पता चला कि इस मामले में राजकुमारी वेईशी मिन की भी भूमिका थी? उसका रवैया देखकर चूतू तान ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता हिजड़े? आश्चर्य नहीं हुआ? अजीब, आश्चर्यजनक। हुआंग तू हा ने आह भरी और खड़ा हो गया। हालांकि मैं उस बूढ़े आदमी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, फिर भी मुझे वह पूछना है जो पूछा जाना चाहिए। युवा स्वामी, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ साथ वहां चलेंगे। लो परिवार 4 पीढ़ियों से इस व्यवसाय में लगा हुआ है। पश्चिमी बाजार में धूप बत्ती और दीपक की दुकान कई सालों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दुकान का सामने का हिस्सा बहुत छोटा है, प्रवेश द्वार भी संकरा है, बस इतना कि घूमा जा सके। बाईं ओर लोहे की मोमबत्ती की छड़ियों की एक पंक्ति थी, जिसमें अलग अलग ऊंचाई की मोमबत्तियां भरी हुई थी। दाईं ओर एक लकड़ी का काउंटर था जिसमें अगरबत्ती रखी हुई थी। बूढ़ा लू काउंटर पर झुका हुआ था। एक ड्रैगन और फीनिक्स मोमबत्ती को एक बच्चे की बाह जितनी बड़ी नक्काशी कर रहा था। दुकान सामने के कमरे के सिर्फ आधे हिस्से में थी।
चौड़े खुले पिछले दरवाजे से देखने पर पता चलता था कि पिछला आधा हिस्सा खाली था। एक तंबू बनाया गया था जिसमें मोमबत्ती का मोम और मोमबत्ती के सांचे भरे हुए थे। उस समय स्टोव पर लाल मोम का एक बर्तन उबल रहा था, जिससे तीखी गंध आ रही थी। यह महसूस करते हुए कि कोई अंदर आया है, लू जियुआन ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सिर्फ कर्कश आवाज में पूछा, आप क्या खरीदना चाहेंगे? हुआंग तुहा ने हाथ जोड़कर बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया, फिर कहा, बूढ़े आदमी, मैं दाई लीतू से हूँ। मैं आपसे पिछली बार तिएन फुक पैगोडा में मिला था, क्या आपको याद है? तभी लू जियुआन ने अपना नक्काशी वाला चाकू नीचे रखा, उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। उसका भाव अभी भी भावशून्य था। ओह, तो यह तुम लोग हो। ग्रैंड मास्टर को आपसे वेई शी मिन की मौत के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप फ्री हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मोमबत्ती को अपने हाथ में उठाया और कहा, महाराज, कृपया एक क्षण रुकें। यह बहुत गर्म है। नई नक्काशीदार मोमबत्ती अगर काउंटर पर छोड़ दी गई तो खराब हो जाएगी। मुझे पहले इसे रंगना है। आगे बढ़ो। हुआंग जिक्सिया और जू जिकिन दुकान में बैठे थे। बूढ़े आदमी को मोमबत्ती पकड़े हुए और बर्तन की ओर जाते हुए देख रहे थे जहां उसके पीछे लाल मोम उबल रहा था। मोमबत्ती के अंत में बाती को पकड़कर उसे बर्तन में डुबोया और जल्दी से उसे घुमाया। सफेद मोमबत्ती तुरंत चमकीले लाल मोम की एक परत से ढक गई। फिर बूढ़े आदमी ने मुट्ठी भर गहरे पीले रंग की कोई चीज पकड़ी और उसे बर्तन में डाल दिया। उसे पंख वाले डस्टर से तब तक हिलाया जब तक वह पिघल न जाए, और पूछा, क्या बात है? वेई शी मिन की मृत्यु के समय वह कहाँ था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? फोंग अप वार्ड में घर पर। बूढ़े लू ने अपने पंख झाड़न से अपने पीछे फोंग अप वार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। इस तरह उस सुबह सामान पहुंचाने के बाद अधिक परिश्रम के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गया और उठ नहीं सका। माल्यूक ने बूढ़े आदमी के साथ सामान पहुंचाने के लिए कार चलाई और यह देखा, इसलिए वह बूढ़े आदमी को घर ले गया। उसके पीछे आंटी एंगो ने भी एक डॉक्टर को बुलाया और बूढ़े आदमी की जांच करने के लिए कहा। वह निकम्मा डॉक्टर कारण का पता नहीं लगा सका, केवल कुछ टॉनिक लिख दिए और बूढ़े व्यक्ति को आराम करने और स्वस्थ होने को कहा। वह अभी निकला ही था कि बूढ़े आदमी को खबर मिली कि मोमबत्ती पर बिजली गिर गई है और वह फट गई है। बूढ़ा आदमी इतना चौंक गया कि उसने उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। राजकुमार हां ने भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि बूढ़े व्यक्ति की कहानी के अनुसार अपराध करने के लिए वास्तव में कोई समय नहीं था। इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, तिएन फुक मंदिर की धर्म सभा से एक दिन पहले आप कहाँ थे? तिएन फुक पगोड़ा के पास पैसा तो था, लेकिन उसे लाने के लिए पर्याप्त मोम इकट्ठा करने में 1 महीना लग गया। क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी मोमबत्तियां बनाने में कितनी मेहनत लगती है? खास तौर पर पिछले महीने उनकी बेटी को उन्होंने भगा दिया था और उनके सहायक त्रुओंग दुयेन भी बीमार पड़ गए थे। उन्हें मोमबत्ती स्टैंड पर अकेले काम करना पड़ा, पूरी रात कड़ी मेहनत करनी पड़ी, एक कदम भी नहीं हटना पड़ा। सर, बस यहाँ के पड़ोसियों से पूछिए, वे पूरी रात व्यस्त रहते थे। ऐसा कौन सा पल था जब वे जा सकते थे? बोलते समय उसने बर्तन में देखा और पाया कि बर्तन में सुनहरा मोम सही तापमान पर था। उसने अपना ब्रश उसमें डुबोया और धीरे धीरे मोमबत्ती के शरीर पर उकेरे गए ड्रैगन और फीनिक्स पैटर्न और शुभ बादलों पर ब्रश किया। उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई। हुआंग जीहे ने फिर पूछा, वेई शी मिन की मौत के बारे में क्या आपने देखा? ठीक है, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वह मर जाए। बूढ़े लू ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम हिजड़े, तुम कुत्ते, अपने मालिक की शक्ति पर भरोसा करते हो, जल्द ही मर जाओगे। दुर्भाग्यवश
आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली गिरी और मोमबत्ती फट गई, जिससे उसकी शेष जीवन की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। क्या हिजड़े को वह बूढ़ा आदमी संदिग्ध लगता है? यह देखकर कि राजकुमार बिना कुछ कहे बस चलते जा रहे थे, चू तुतान ने सावधानी से पूछा। राजकुमार ने भौहें सिकोड़ते हुए चलते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे जानने के लिए और पूछना होगा। जब हम फोंग अप वार्ड पहुंचे तो बस 1 घंटा ही हुआ था। मैंने देखा कि कुएं के बगल में एक पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं इकट्ठी थीं, कपड़े धो रही थी और बातें कर रही थी। हुआंग तुहा ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और फिर धीरे से पूछा, क्या मैं आप महिलाओं से पूछ सकता हूँ कि लू चीन गुयेन और बूढ़े लू किस तरफ गए थे? कई महिलाओं ने एक मकान की ओर इशारा किया जिसके एक छोर पर लताएं लगी हुई थी। लू परिवार का घर वहां पर है, लेकिन दिन के समय बूढ़ा लू पश्चिमी बाजार की दुकान पर होता है, इसलिए घर पर कोई नहीं होता। तो क्या तुम आज रात घर आओगे? बेशक। अरे हम पड़ोसी हैं, कभी कभी हम उससे परेशान हो जाते हैं। विशेषकर पिछले 1 महीने से वह दिन रात उस मोमबत्ती पर काम कर रहा है। सारी रात कांसे के सांचे और लोहे की ड्रिल की आवाज सुनता रहता है और सो नहीं पाता। एक अन्य व्यक्ति ने आगे कहा, बिल्कुल नहीं, टीएन फुक पगोड़ा में घटना से 1 रात पहले की घटना, क्या आपको याद है? मध्य रात्रि के शोर के कारण पड़ोस में रहने वाला कसाई लियू जागता रहा, लेकिन वह चुप रहा और मोमबत्तियां बनाना तथा धमाका करना जारी रखा। कसाई लियू ने कहा कि उसकी इच्छा थी कि वह कुल्हाड़ी लेकर अपना घर तोड़ दे। राजकुमार ने फिर पूछा, तो आपकी बेटी टिचथुए अब टिचथुए? मुझे अब और नहीं पता। वह आदमी दुखी होकर बोला, ओह, लड़की इतनी आज्ञाकारी और होशियार थी। वार्ड के कई युवक उस पर ध्यान देते थे। किसने सोचा था कि वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं है? मेरे ख्याल से बिजली गिरने से टोन गाई की मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजकुमारी के महल के हिजड़े पर बिजली क्यों गिरी? क्या यह हो सकता है कि बिजली गलती से गिरी हो? शायद इसलिए कि टोन इतना खुजली वाला है कि वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। ओह, क्या तुम्हें याद है कि पिछले महीने क्या हुआ था? टिचथुई द्वारा उस लापरवाह टोन को खोजने के लिए मोमबत्ती धारक को गुप्त रूप से छुपाने का मामला। कौन भूल सकता है? बूढ़ा लू सचमुच भेड़ की खाल में भेड़िया है। पैसे प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत मोमबत्ती धारक छीन लिया और लड़की को तब तक थप्पड़ मारा जब तक वह जमीन पर गिर नहीं गई। मुझे यह सुनकर भी अजीब लगा कि टोन कई वर्षों से बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसे देने के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? लड़की का जीवन बहुत दुखद है। जन्म लेते ही उसने अपनी माँ को खो दिया और अंत में उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। भावुक वृद्ध महिला ने अपने आंसू पोंछने के लिए अपने एप्रन का कोना खींचना शुरू कर दिया। अच्छा होता कि वह अपनी माँ से पहले ही मिल लेती। इस दुनिया में ऐसे जीना पाप है। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी का महल बहुत गुप्त रूप से काम कर रहा था। लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वेई शी मिन शी थुई की त्रासदी में शामिल था। फेंग यी वार्ड से बाहर निकलते हुए राजकुमार को अचंभित अवस्था में बादलों पर चलते हुए देखकर झू सी किन ने चिंतित होकर उसके कंधे को सहारा देने के लिए अपना हाथ उठाया और विनम्रता से पूछा, क्या हुआ चोंगू? अपने आप को उसकी जगह रखकर। मुझे डर लगता है, हुआंग जीहे ने बड़बड़ाया, फिर नीचे झुक गई। उसे सीने में मतली महसूस हो रही थी। वह अपने बगल के पेड़ के सहारे झुक गई, अपनी नाराजगी को दबाने के लिए समान रूप से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। झू जी किन को समझ में नहीं आया कि यांग चोंगू, एक हिजड़ा, खुद को एक युवा महिला की त्रासदी में क्यों डालेगा, इसलिए वह भी उसके बगल में बैठ गया।
उसे लंबे समय तक संदिग्ध रूप से देखता रहा। उसका रंग धीरे धीरे फिर से गुलाबी होता देख उसने सावधानी से पूछा, क्या हिजड़ा ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। वह पेड़ के तने से टिककर खड़ी हो गई और परेशान स्वर में बोली, राजकुमारी ने उसे जो मामला सौंपा है वह बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह सही है, सबसे अच्छा स्पष्टीकरण संयोग है, लेकिन राजकुमारी जोर देकर कहती है कि हमें अपराधी को ढूंढना होगा। वास्तव में? चूतुतान ने बड़बड़ाया, फिर विनम्रता से पूछा, क्या मैं उस हिजड़े को वापस क्वी के राजकुमार की हवेली में ले जाऊं? नहीं, मैं ट्रोंग हंग आन्हा के घर जाना चाहता हूँ, अदीत से मिलने। ठीक है, लेकिन चूतुतान ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम भूखे हो, हिजड़े? अभी एडिच की तलाश में मत जाओ, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को खरीद कर लाऊं। तुम क्या खाना चाहोगे? हुआंग तुहा ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा। मुझे लगता है एडिच संभवतः टिच्ड हुए है। यह सुनकर चूतुतान उछल पड़ा। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके मुंह से भी बड़ी। क्या? क्यों? आपको कैसे मालूम? जिस समय टिचथुई ने मौत की तलाश में घर छोड़ा, उसी समय ट्रोंग न्हीका ने पहाड़ पर एडिच को बचाया था। एडिच किसी से मिलना नहीं चाहता था। पूरे दिन ट्रोंग परिवार के घर में छिपा रहा और आधी रात को चुपके से रोया भी। हुआंग तुहा ने आह भरी और धीरे से पूछा, क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है? चूतुतान अवाक रह गया। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एडिच और दूसरा भाई ट्रोंग इतने करीब थे, वे ऐसी दुखद घटना का सामना कैसे कर सकते थे? हुआंग तुहा ने अपने पैरों की ओर देखते हुए सांस रोक ली। पेड़ की छाया के नीचे कई चींटियां जल्दी जल्दी रास्ता तलाश रही थी। उसके पैरों के इर्द गिर्द आगे पीछे रेंग रही थी। पता चला कि उसने उनके घोंसले की ओर जाने का रास्ता रोक दिया था। हुआंग तुहा ने धीरे धीरे अपने पैर हिलाए, चींटियों को खुशी खुशी घोंसले से बाहर भागते हुए और चींटियों को उत्साह से घर लौटते हुए देखा, और उन चींटियों को भी देखा जिन्हें उसने गलती से अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डाला था। स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी है, प्रकृति की शक्ति असीम है, यह सब कुछ बहा सकती है। एक अदृश्य हाथ प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य को आगे बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। शायद हमारे पीछे की शक्ति जो हमें हेरफेर करती है वह भी अनैच्छिक है, या शायद हम पूरी तरह से अनजान हैं। दूसरों के लिए एक छोटी सी हरकत विनाशकारी आपदा है। उसने अपना पैर उठाया और उसके बगल में पत्थर की पक्की सड़क पर कदम रखा। चूतुतान ने अचानक उसे आश्चर्य से देखा, धीरे से पुकारा, सुंग को। हुआंग तुहा ने धीरे से ऊपर देखा। क्या? उसने उसके शांत चेहरे को संदेह से देखा, झिझकते हुए, कुछ नहीं। अभी मुझे लगा कि हिजड़ा रो रहा है। हुआंग तुहा ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और संक्षेप में कहा, चलो चलें। कहाँ जाए? ट्रोंग हंग आन्ह का घर। चूतुतान तुरंत उसके पीछे दौड़ा। अरे, सुंग को, हम यहाँ किस लिए हैं? डाली मंदिर को मामला सुलझाने में मदद करें, या? हुआंग तुहा ने एक पल सोचा फिर कहा, नहीं, बस ट्रोंग हैंग आन्ह का दोस्त। दोनों व्यक्ति सूखे फल लेकर त्रुओंग हांग आन्ह के घर के चारों ओर गुड़हल की बाड़ के पीछे पीछे चले और टिड्डी के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि त्रुओंग हांग आन्ह अपना सिर झुकाए धीरे धीरे गली से बाहर निकल रहा था, विचारों से भरा हुआ। त्रुओंग हांग आन्ह का कद लंबा था। जब वह दोआन थुई डुओंग में एक एरंड बॉय के रूप में काम कर रहा था, तब भी वह वीर भावना से भरा हुआ था। लेकिन अब हुआंग तुहा ने उसे विचलित देखा, जैसे कि वह अपने घर नहीं जा रहा था, बल्कि एक संकीर्ण और अस्थिर सिंगल लॉग पुल पर चल रहा था, जो अंतहीन लंबा था और जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। दूसरा भाई झांग, चूतुतान ने आवाज लगाई।
तभी त्रुओंग हंग आने ने ऊपर देखा और उन्हें देखा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया, ओह, यह तुम लोग हो। तुम आज मुझे ढूंढने के लिए क्यों आजाद हो? उस दिन हमने सुना कि आपने कहा था कि आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उनसे मिलने आए। चू तुतान ने अपने हाथ में सूखे सेब और लोंगन का थैला त्रुओंग हांग आन्ह की गोद में ठूंस दिया। यह मेरे चाचा के लिए एक उपहार है। सौभाग्य से चोंगगु ने मुझे सोच समझकर यह याद दिलाया। राजकुमार हा ने तुरंत समझाया, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैंने अभी अभी क्वीवोंग महल में प्रवेश किया है और मुझे अभी तक अपना मासिक वेतन नहीं मिला है। मेरे पास बेशर्मी से खाली हाथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना विनम्र मत बनो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। ट्रुओंग हंग आन्हे ने उसे बीच में रोका। उसका चेहरा भी चमक उठा। ओह ठीक है, मेरे पास सभी को बताने के लिए अच्छी खबर है। आप दोनों का धन्यवाद। आज सुबह तक किम गोवे ने एक आधिकारिक दस्तावेज भेजा है। मैं इसे कल से प्राप्त करूंगी। बहुत बढ़िया, बधाई। चू तू तान ने खुशी से त्रुओंग हंग आन्ह के कंधे पर अपना हाथ रखा। मैंने तुमसे कहा था। कल वांग युन को हमारे द्वारा मना लिए जाने की हद तक पीटा गया था। शायद वह यह भी जानता था कि अगर उसने अभी भी दूसरे भाई झांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वह तीनों राजकुमारों को खुद को समझाना नहीं जान पाएगा। होआंग तुहा भी खुश था, यह सोचकर कि अब से उसे त्रुओंग हान आन्ह का कुछ भी बकाया नहीं है। ट्रुओंग हांग आन्ह के उज्ज्वल चेहरे को देखते हुए वह मुस्कुराई। बधाई हो दूसरे भाई ट्रुओंग। त्रुओंग हंग आन्ह ने उत्साहपूर्वक शेखी बघारी। इस बार दोहरा आशीर्वाद है। मेरे पिता महीनों से बिस्तर पर पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि मुझे लेफ्ट जिनवू गार्ड में भर्ती कराया गया है, वे बहुत खुश हुए और आज सुबह बिस्तर से बाहर निकल पाए। उन्होंने अपने लिए भी दवा लिख दी और कहा कि उनकी मानसिक बीमारी ठीक हो गई है और कुछ दिनों में उनकी हालत में सुधार हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने गेट खोला और उन्हें अंदर ले गया। तुम लोग सही समय पर आए हो। मौसम गर्म है। एडिच ने कहा कि वह ठंडक के लिए टिड्डे के पत्तों से नूडल्स बनाएगा। आओ हमारे साथ खाओ। एक वाक्य के बीच में अचानक लकड़ी के मोजों की आवाज सुनाई दी। पता चला कि एडिच आंगन में खड़ा था। मेहमान आए थे। यह देखकर वह तुरंत घर में चला गया। ट्रुओंग हैंग आन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा, एडिच अजनबियों से डरता है, कृपया इसे दिल पर न लें। फिर वह अंदर गया और टिड्डे के पत्तों और चॉपस्टिक के कटोरे के साथ नूडल्स लाया। वे तीनों अंगूर की जाली के नीचे बैठ गए। नूडल्स का कटोरा इतना ताज़ा देखकर चू तुतान लगभग अपना मूल इरादा भूल गया। उसने कटोरा लिया, नूडल्स का एक छोटा कटोरा उठाया और खाते हुए कहा, एडिच का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। काश मैं हर दिन आकर मुफ्त में खा पाता। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं। ट्रुओंग हंग आन्ह मुस्कुराया। होआंग तुहा ने भी एक निवाला खाया और पूछा, दूसरे भाई ट्रुओंग, तुम अभी कहाँ गए थे? मैंने देखा कि आप अभी थोड़े उदास लग रहे थे। ओह, मेरी भाभी का छोटा भाई, जो अभी 4 साल का हुआ है, पिछले दिनों तिएन फुक पैगोडा में अफरा तफरी में खो गया। पूरा परिवार उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। सौभाग्य से दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं। आज सुबह मुझे खबर मिली कि कोई लड़के को घर ले आया है, इसलिए मैं यह देखने आया कि क्या हो रहा है। राजकुमार हा को आश्चर्य हुआ। क्या आपकी भाभी आपकी इकलौती बेटी नहीं है? यह सही है, यह बच्चा उसका चचेरा भाई है। उसके माता पिता ने उसे अपने बेटे के रूप में गोद लिया था। आखिरकार परिवार में वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई तो होगा। दूसरे दिन मैंने सुना कि वे लोग अपने बच्चे को खोजने में बेचैन हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं हर जगह भाग दौड़ कर रहा हूँ, मदद करने में असमर्थ हूँ।
और मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। झांग हैंगिंग के बड़े भाई की शादी हो जाने के बाद वह अपनी पत्नी के घर पर ही रहने लगा। उस समय चांगान में एक प्रथा थी कि नवविवाहित जोड़े कुछ वर्षों तक अपनी पत्नी के घर पर ही रहते थे, जिसे अपने पति के साथ रहना नहीं माना जाता था। झोउ जिकिन ने तुरंत उसे शांत किया। दूसरे भाई झांग, क्या यह अच्छा नहीं है कि बच्चा वापस आ गया है? आप अभी भी किस बात को लेकर चिंतित हैं? तिएन फुक पगोड़ा में 4 साल के बच्चे के बारे में सुना। होआंग तुहा को अचानक उस दिन मूसलाधार बारिश में कीचड़ से सने बच्चे को ले जाने वाली आकृति याद आ गई। इसलिए उसने त्रुओंग हंग आन्ह से पूछा, वह व्यक्ति जो बच्चे को वापस लाया था, वह कैसा दिखता था? मैं देर से आया था, सिर्फ एक झलक ही देखी थी। क्या किरदार था? परी जैसा। ट्रोंग हंग आन्ह ने ईमानदारी से कटोरा नीचे रखा और कहा, वह मेरी भाभी के घर के सामने खड़ा था, पूरे घर को रोशन कर रहा था। जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ, तब से लेकर अब तक मैंने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। चू तू तान ने मुस्कुराते हुए पूछा, सूर्यास्त की तरह चमकती सुनहरी छत वाला एक जीर्ण शीर्ण घर? विश्व की नई भाषा में प्रयुक्त एक शब्द जो एक लंबी और सुंदर आकृति का वर्णन करता है, जैसे हवा को पकड़ने वाला जेड वृक्ष। हुआंग जीहे चुप रहा। झांग हैंग आन्ह को केवल अस्पष्ट रूप से समझ में आया कि झोउ जिकिन ने क्या कहा, इसलिए उसने उत्तर दिया, सामान्य तौर पर वह बहुत सुंदर है। तो चॉपस्टिक पकड़े राजकुमार हा का हाथ थोड़ा कांप उठा। उस व्यक्ति का नाम क्या है? त्रुओंग हंग आन्ह ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उन्होंने केवल 2 घूंट चाय पी और बिना अपना नाम लिखे या कोई धन्यवाद उपहार स्वीकार किए तुरंत चले गए। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में अभी भी कई अच्छे लोग हैं। लड़का अभी छोटा था और उस आदमी का नाम या वह कहाँ रहता है यह नहीं जानता था। अब उसके पास उसे धन्यवाद देने का कोई रास्ता नहीं था। चू तू तान ने पूछा, तो उस व्यक्ति को आपकी भाभी का घर कैसे मिला? यह इस तरह है, यह कहना मुश्किल है। बच्चे को घर का पता नहीं पता है, इसलिए उस व्यक्ति को बच्चे को ट्रुओंगन शहर के सभी वार्डों में ढूंढने के लिए ले जाना पड़ा। यह इतना छोटा है तो कैसे चल सकता है? यह वही व्यक्ति था जो उसे घर घर ले जाता था। आज सुबह लड़के ने अपना घर देखा और जोर से पुकारा, उसी की बदौलत हम उसे ढूंढ पाए। लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता। कितने दुख की बात है। चू तू तान ने आह भरते हुए कहा, मैं अभी भी उसे जानना चाहता हूँ। वह बहुत उदार, दयालु और सुंदर है। त्रुओंग हंग आन्ह ने बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, उत्कृष्ट। जितना ज्यादा वह सुनती, उतना ज्यादा हुआंग तुहा का दिल दुखता और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए उसने विषय बदल दिया। दूसरे भाई ट्रोंग ने एडिच को खाने के लिए नहीं बुलाया? ट्रोंग हंग आन्ह ने झिझकते हुए कहा, वह अजनबियों से डरती है। मुझे लगता है हमें इसे भूल जाना चाहिए। सुंग को सही है। अब हम सब दोस्त हैं। एडी का इतना शर्मीला होना ठीक नहीं है। हम अब उसे परेशान नहीं करेंगे। हम भी उसे नमस्ते कहना चाहते हैं। अब जब भी राजकुमार हा के शब्द आएंगे, चू तू तान तुरंत तोते की तरह उनका अनुसरण करेगा। यह सही है। मुझे मेहमानों का स्वागत करने के लिए उसे बाहर बुलाना चाहिए। दोआन त्रुओंग हंग आन्ह उठकर घर में चला गया। उसे दरवाजे से गुजरते देख चू तू तान तुरंत चुपके से उसके पीछे पीछे आया और सुनने के लिए दीवार पर कान लगा लिया। होआंग तुहा ने उसे तिरस्कार से देखा और चुपचाप पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, युवा स्वामी? चू तू तान ने भी अपने होंठ हिलाए और बिना कोई आवाज किए जवाब दिया, गुप्त रूप से सुन रहा हूँ। देखो क्या ट्रुओंग नीका और एडीच अपराध में संदिग्ध हैं। होआंग तुहा उसकी न्याय और अत्यधिक बेशर्मी से भरी आंखों को देखकर दंग रह गई। हालांकि वह जानती थी कि यह अच्छा नहीं है, उसने अनजाने में अपना कान दीवार से सटा दिया।
उसने केवल अंदर आग की चटकने की आवाज सुनी, फिर त्रुओंग हैंग आन्ह की आवाज गूंजी, एडिच, वे मेरे दोस्त हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। एडी चुप रही। काफी देर बाद त्रुओंग हंगाने को लगा कि उसने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसकी आस्तीन पकड़ ली। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलने ले चलता हूँ। अप्रत्याशित रूप से एडिच ने संघर्ष करते हुए कहा, उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। झांग हैंग यिंग की फैली हुई बाह अजीब तरह से हवा में रुक गई। झोउ ज़ीकिन और हुआंग ज़ीहे ने एक दूसरे को देखा, और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उन्होंने एडी की कमजोर, कांपती आवाज सुनी, दूसरे भाई झांग, कृपया, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तुम इस जीवन में किसी को नहीं देख सकती। त्रुओंग हंग आने ने चुपचाप उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए खुद को घर में बंद रखने की योजना बना रही हो? तुम्हें नहीं पता। तुम समझ नहीं रहे हो। एडी ने अपना चेहरा ढक लिया और जमीन पर बैठ गई, अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। दूसरे भाई ट्रोंग, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बस तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहती हूँ। मैं बस इसी घर में रहना चाहती हूँ। कृपया मुझे बाहर जाकर दूसरे लोगों से मिलने पर मजबूर न करें। झांग हैंग आने को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी। वह बस वहीं खड़ी रही, बहुत देर तक हिली नहीं। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पूरी तरह से सन्नाटा था। केवल एडी की सिसकियां अंदर गूंज रही थी। दूसरे भाई झांग, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए तैयार हूँ। अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी सेवा करने के लिए। मैं बस इस छोटे से घर जैसी रहने की जगह चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ बंद रह सकूं, जब तक कि मैं बूढ़ी होकर सड़ न जाऊं। दूसरे भाई झांग, कृपया मुझे बाहर न घसीटें, मुझे दूसरे लोगों से न मिलने दे। त्रुओंग हंग आन्ह चुपचाप एडिच की चीखें सुन रहा था और अपना सिर घुमाकर बाहर की ओर देख रहा था। यह देखकर कि बाहर खड़े दो लोग हिल नहीं रहे थे, वह एडिच के करीब गया और धीरे से उसे मना लिया। ठीक है, अगर हम नहीं मिले, तो फिर हम नहीं मिलेंगे। असल में, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता। एडी ने अपनी आंसू भरी आंखें खोली और उसे गौर से देखा। उसकी निगाहों के सामने त्रुओंग हंग आने ने भी अपना सिर खुजलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वास्तव में, हर दिन तुम घर पर मेरा इंतजार करते हो। मैं बहुत खुश हूँ, यह जानते हुए कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, यह जानते हुए कि तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकते हो। अपने आप में एक रहस्य रखने जैसा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आखिरकार लुढ़क गए। एडी ने धीरे से पुकारा, दूसरा भाई झांग। चू ज़ीकिन को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने हुआंग ज़ीहे को धक्का दिया, उसे पीछे हटने का संकेत दिया। लेकिन हुआंग ज़ीहे ने केवल भौहें सिकोड़ी, अपनी तर्जनी को अपने होठों पर रखकर चुप रहने का संकेत दिया। चू ज़ीकिन ने उसका चिंतित चेहरा देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सोच रहा था कि क्या झांग हैंग यिंग ने जो कुछ कहा था, उसमें कुछ गड़बड़ थी। घर का माहौल अचानक शांत हो गया। एडिच ट्रोंग हंग आने को देखकर कांप उठा। काफी देर बाद उसने पूछा, भाई, तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला? तुम्हें कब पता चला कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? त्रुओंग हंग आन्ह स्तब्ध रह गया। अनजाने में उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी नजर से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वहां मौत जैसा सन्नाटा था। मैं गुड़हल की झाड़ियों के बाहर टिड्डे के पेड़ के नीचे बैठे और ठंडी हवा का आनंद लेते लोगों की हंसी को धीरे धीरे सुन सकता था। अनार के पेड़ पर एक छोटा सा सिकाड़ा अपनी लंबी नींद से अभी अभी जागा था और अभी अभी अपना खोल उतारा था। तभी उसने एक तीखी चीख निकाली,
उसकी सूखी और चुभने वाली आवाज छोटे से आंगन में फैल गई। ट्रुओंग हंग आन्हा बहुत देर तक चुप रहा और आखिरकार बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत कोमल, लेकिन बहुत स्पष्ट भी थी। पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हें पश्चिमी बाजार में देखा था। उस समय मैं धूपबत्ती की दुकान के ठीक सामने बैठा सफेद ऑर्किड खरीदने की सोच रहा था। उस समय बारिश हो रही थी। मैं वहां से गुजरा और देखा कि तुम फूल तोड़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं भी बेसुध था। मैंने गलती से कीचड़ के एक गड्ढे पर पैर रख दिया, जिससे कीचड़ तुम्हारे हाथ के पिछले हिस्से पर फैल गया। एडिच की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बेसुध होकर उसे देखा, अनजाने में अपने सफेद हाथ के पिछले हिस्से को जांचने के लिए ऊपर उठाया। मैंने हकलाते हुए माफी मांगी, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसने कीचड़ पोंछने के लिए अपना रूमाल निकाला, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर सफेद ऑर्किड की एक माला ली और घर में वापस चली गई। रास्ते में मैं अनुपस्थित रहता था, अपने हाथों पर दागों को याद करते हुए, अपनी मुस्कुराहट को याद करते हुए। जब तक मैं चकित हो जाता था, तब तक याद करते हुए, इस बिंदु पर, खो जाने के बिंदु पर। बाहर हुआंगजी ने उसे कबूल करते हुए सुना और उसकी आंखें जलने लगी। उसे आईएनजी। वह रुक गया, कड़वाहट से मुस्कुराया और एक लंबे समय के बाद जारी रहा। उस समय मैं पहले से ही मर चुका था। निराश, उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक मैं क्वी वोंग महल में सम्मान गार्ड में शामिल नहीं हुआ, तब तक मेरे मन में आपके बारे में विचार आते रहे, लेकिन समस्याओं के कारण यह संभव नहीं हो सका। यह तब तक नहीं था जब तक मैंने तुम्हें पहाड़ पर बेहोश पड़े नहीं देखा, अभी भी रस्सी पकड़े हुए। बाद में मुझे पता चला कि रस्सी तुम्हारे पिता ने तुम पर फेंकी थी, जिससे तुम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। वह तुम्हारे पिता नहीं है। एडिच अपने होठों को दांतों से दबाते हुए सुन रहा था, फिर अचानक दांत पीसते हुए फुसफुसाया, मेरा कोई पिता नहीं है। मेरी केवल एक माँ है, वह बहुत पहले मर गई। ट्रुओंग हंग आन्हे ने सिर हिलाया, कोई टिप्पणी नहीं की और बताना जारी रखा, मैंने आपको घर वापस लाने में मदद की। जब आप उठे तो आपने कहा कि आपका नाम टिच है। मुझे लगा कि आप अपना नाम टिच थ्वे कहेंगे, लेकिन आपने अपना विचार बदल दिया और कहा कि आपका नाम एडिच है। उस समय मैंने खुद से सोचा, आपने एक बहुत बड़ी घटना का सामना किया होगा। बाद में जब मैंने इसके बारे में सुना, तो मैं बहुत हैरान था, बहुत ही आक्रोश। उस कैब सूरज को मारना चाहता था। लेकिन मेरे दिल में गहराई से मुझे लगा, मुझे आपको बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। मुझे लगता है कि यह मेरी गलती थी। अगर मैंने किसी से पहले मैच करने के लिए कहा हो, तो शायद आपका सामना नहीं करना चाहिए। अन्ना ने अपना हाथ बाहर कर दिया, जैसे कि वह उसे गले लगाना चाहता था और उसे आराम से देख रहा था, लेकिन यह सोचकर कि वह चरम अपमान का सामना कर रही थी, डरते हुए कि वह दूसरों को छूती है, इसलिए वह अप्रत्याशित रूप से अपने हाथ से टकराता है। उन पर प्रकाश। शब्द। एडिच। निश्चिंत रहो, जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं, उन सभी को दंड मिलेगा। एडी बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और धीरे से बोली, यह सही है, ठीक उसी दिन की तरह जब हमने वेईशी मिन को जलते हुए देखा था। क्या आप वेईशी मिन को जानते हैं? अगर वह नहीं होता, तो मैं इस मृत अंत में नहीं पहुंचती। मुझे पता है, वह राजकुमारी के घर का एक हिजड़ा है। उसने यह नहीं बताया कि वह क्यों जानता था, लेकिन श्रोता समझ गए कि वह वास्तव में एडी के बारे में जो जानता था वह उनकी कल्पना से परे था। वे दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे, बिना हिले डुले, बहुत देर तक। हुआंग जीहे और झू जी किन भी चुपचाप अंगूर की जाली के नीचे लौट आए, टिड्डे के पत्तों के साथ नूडल्स खाने के लिए बैठ गए, लेकिन उन्हें अब यह स्वादिष्ट नहीं लगा।